नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान के जो प्रश्न मैंने कल आपको टेस्ट के लिए दिया था उनकी आप व्याख्या देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान की किस संप्रदाय ने दिया। बाल केंद्रित वर्तमान में आपको पता है किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है, तो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। और बाल केंद्रित शिक्षा वास्तव में ये जो है यहाँ पर किन विचारों को अपनाती है, तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के विचारों को अपनाती है। और इसके पहले कौन सी प्रणाली थी, तो आपकी राजतांत्रिक प्रणाली थी। तो इसमें से अगर बात करूँ कि किस विचारधारा की देन है, तो ये आपकी मनोविश्लेषणवाद की देन है। और आपको पता है कि मनोविश्लेषणवाद की विचारधारा सर्वप्रथम पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था। आपको पता है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय के अंतर्गत ही कोहलर, वर्दमियन, कोपका एवं लेविन आते हैं। और वर्दमियर ने गेस्टाल्ट संप्रदाय की नींव रखी थी। और ये आपके जर्मनी की एक विचारधारा है। आपको पता है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे और थॉर्नडाइक के विरोध में जन्म ली थी गेस्टाल्टवाद की विचारधारा। और अमेरिका और जर्मनी उस समय पर आपस में दुश्मन थे, इसलिए दोनों की सोच में लेकर के एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। दूसरे का दूसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, समग्रवाद गेस्टाल्टवाद से ही जुड़ा हुआ है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समग्रता ही होता है। और समग्र का मतलब है कि पहले हम यहाँ पर जो है पूर्ण को देखें और पूर्ण से बाद अंश को देखें। तो पहले समग्रता आ रहा है, तो समग्रता का मतलब ये है कि पूर्ण पहले देखा जाए और अंश बाद में देखा जाए। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। तो जहाँ पर भी चेतना से जोड़ने की बात कही जाएगी संप्रदाय की, तो सबसे पहले चेतना को किस विचारधारा ने अपनाया था, तो ये आपका संरचनावाद था। और संरचनावाद में कौन से लोग काम करते थे, तो संरचनावाद के अंतर्गत ईबी टिचेनर और एक नाम और आता है विलियम वुंट। तो ये दो लोग इसमें जुड़े हुए थे आपके। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर संरचनावाद। नेक्स्ट देखिएगा, जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। तो आपको पता है कि जे.बी. वाटसन किस विचारधारा में काम करते थे, व्यवहारवाद के अंतर्गत काम करते थे जे.बी. वाटसन। और इसलिए मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा किस विचारधारा में देंगे, व्यवहारवाद के अंतर्गत देंगे। भाई संरचनावाद, प्रकारवाद, समग्रतावाद से इनका कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। प्रबलन की बात किया जाए तो ये सीएल हल का प्रमुख सिद्धांत है, लेकिन स्किनर भी इससे जुड़े हुए हैं। और इस ऑप्शन में सीएल हल नहीं है, इसलिए हम किसको सही करेंगे, स्किनर को सही करेंगे। प्रबलन का मतलब है रेनफोर्समेंट का मतलब है किसी प्रकार का लालच देना, उद्दीपक पैदा करना। नेक्स्ट देखिएगा, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है। स्थानीय इतिहास मतलब कुल मिलाकर लोकल के बारे में जानना है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी के भी बारे में जानना है, किसी पर्यटक के बारे में जानना है, तो घूमने फिरने से ज़्यादा आदमी जानता है। इसलिए आपकी कौन सी विधि सही होगी, क्षेत्रीय भ्रमण विधि। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है। देखो, सामाजिक अध्ययन हो चाहे कोई भी विषय हो, हर विषय का महत्व होता है कि सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना। और मूल्य का मतलब है एक अच्छी सोच को जन्म देना। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होगा, सामाजिक मूल्यों के विकास में होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है। तो ये कौन सी विधि लिखा हुआ है, तो इसकी अगर बात की जाए तो प्रजातांत्रिक का मतलब जानते ही हो लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक के लिए सामाजिक अध्ययन विधि आनी चाहिए थी। तो एक थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। दूसरी बात अगर और देखेंगे कि राजतंत्र के ज़माने में लोगों को किसी भी बात पे बहस करने का अधिकार नहीं होता था।
जैसा राजा करता था वैसा ही हमें मानना होता था। लेकिन लोकतंत्र, अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर आपको किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठाने की, अगर वो गलत कर रहा है उस पर वाद विवाद करने की छूट मिलती है। इस आधार पर मेरे हिसाब से वाद विवाद विधि आपकी सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो कि कोई भी विषय पढ़ाना हो वो प्राथमिक कक्षा में हो तो कहानी विधि से ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो एकदम सरल सा प्रश्न है, बस यही कि प्राथमिक कक्षा की बात दी हो तो कहानी विधि या खेल विधि आपका सही हुआ करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है। देखो, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो व्यक्ति लर्निंग नहीं कर सकता है। अब आपको पता है कि लर्निंग के जब हमने यहाँ पर अधिगम का चैप्टर पढ़ा है तो अधिगम के पहले हमने किसका चैप्टर पढ़ा है, मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के व्यक्ति लर्निंग नहीं कर सकता है। इसलिए अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है, अभिप्रेरणा। अब अगर प्रश्न आ जाए कि अभिप्रेरणा के लिए प्रथम शर्त क्या है, तो फिर आवश्यकता का होना। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो मोटिवेशन नहीं होगा, और मोटिवेशन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, प्रथम द्वितीय तृतीय कैसे माना गया है आपका। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है, मोटिवेशन का होना। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त लिखा हुआ है, यहाँ पर वित्तीय नहीं है, या प्रमुख शर्त भी मान सकते हो। तो द्वितीय शर्त की अगर बात की जाए तो देखो, जब मोटिवेशन होता है तब आप कोई काम करना प्रारंभ करते हो, और जब आप काम करते हो तो बहुत सारी गलतियां करते हो। मान लो कि आपको टीचर बनने का एक सपना था, तो एक मोटिवेशन है कि हमें इस सपने को पूरा करना है। अब आप टीचर बनने के लिए जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होगे तो आप बार बार गलतियां करोगे, 100 बार सवाल लगाओगे। तो कुल मिलाकर बार बार किसी एक्टिविटी को करना ही क्या है, बहुअनुक्रिया करना। और सीखने में आपने देखा है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मैंने समझाया था कि पहले व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, फिर सही अनुक्रिया का चयन करके और उसको सीख लेता है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम के लिए तीसरी शर्त क्या है। अधिगम के लिए तीसरी शर्त क्या है, तो सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले को पुनर्बलन। तो कुल मिलाकर लगातार अगर हम यहाँ पर जो है पुनर्बलन देते रहें तो व्यक्ति जल्दी सीख जाता है। तो तीसरी शर्त आपकी यहाँ पर जो है पुनर्बलन है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये है क्या पुनर्बलन, तो मोटिवेशन से भिन्न है। मोटिवेशन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, टीचर बनने का सपना देखा, उसके लिए लग गया तो मोटिवेशन हो गया। इसके बाद जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ तैयार हो रहा है, लोगों के द्वारा पूछे जाने पर आप बता ले रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिल रहा है, तो पुनर्बलन लगातार आपको मिलता जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है। तो अधिगम के लिए चौथी शर्त किसको माना जाएगा, सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले के घर का माहौल। तो कुल मिलाकर देखो, कोई भी चीज़ सीखनी है तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो सीखने वाले का अभ्यास इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी। अधिगम की 3 विशेषताएं होती हैं। मैंने बताया था कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, और अपेक्षाकृत स्थायी होता है, और अभ्यास तथा अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और ये परिभाषा आपकी किसके द्वारा दी गई है, तो ये मॉर्गन के द्वारा दी गई परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन अधिगम में लगभग मिलती जुलती है। अब दोनों में अंतर देखना, तो यहाँ पर अपेक्षाकृत व्यवहार, यहाँ पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जोड़ा है। इस परिभाषा में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं है। तो जिस परिभाषा में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी हो और व्यवहार में परिवर्तन भी हो, वो मॉर्गन की है, और जिसमें वो ना हो वो आपकी गेट्स की है। और आपके पेपर में बार बार गेट्स की परिभाषा पूछा करता है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, आदतें बनाना है, ज्ञान का निर्माण करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट हासिल करना है। ये आपकी किसके द्वारा दी गई परिभाषा है, क्रो एवं क्रोग। ये दोस्तों कोटेशन है, इनका कोई हल नहीं होता, इनको रटना ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये अभी तक यूपी टीईटी के पेपर में 2 से 3 बार डिस्कस किया जा चुका है, सभी बच्चों को रट भी जाना चाहिए था। ये आपका गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया कोटेशन है। नेक्स्ट देखिएगा,
पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा। तो यहाँ पर पूर्व निर्मित आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अधिगम में अगर पूर्व निर्मित की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन ए, ये काल्विन नामक उत्तर सही हो। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? दोस्तों, तो पील महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा थी आपकी। ठीक है दोस्तों, अभी व्याख्या अगर आपको नहीं क्लियर हो रही है तो आप नीचे लिख करके ज़रूर बताएं, तो मैं इसको और डिटेल से बनाऊंगा। हाँ, अगर इसमें प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम बोर्ड में इन प्रश्नों को लिख करके समझा करके और फिर व्याख्या देना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।